दर्शकों, कोरोना के संक्रमण काल में हमारे देश ने बहुत ही मजबूती का इस संक्रमण से लड़ने में, हमको मोटिवेट करने में, घरों में रहने के लिए हमारे एक सबसे महत्वपूर्ण फ्रंटलाइन वर्कर्स में से एक पुलिस रही, जिसने सख्ती भी की, लोगों को समझाइश भी दी कि हम लोग घर पर रहें और इस कोरोना की संक्रमण को तोड़ सकें। तो आज इसी क्रम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डीआईजी इंदौर मनीष कपूरिया सर। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियोज में। थैंक यू। सबसे पहले बड़ा टफ टाइम था सर कोरोना संक्रमण का। हम पहले एक लॉकडाउन में रहे पिछले साल मार्च में, लेकिन इसके तुरंत बाद अभी सेकेंड लेयर से हम लोग लड़े, या हमने देखे बड़ी खराब विषम परिस्थितियां रही। पुलिस के साथ भी कई बड़ी विषम परिस्थिति रही होगी। तो मैं वो एक्सपीरियंस दूसरे जो संक्रमण था या संक्रमण की दूसरी लहर थी, उसके विषय में जानना चाहूँगा सर आपसे। क्या आपके साथ प्रॉब्लम्स आपने फेस की? देखिए, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव। पहले वेव में जो गत वर्ष आई थी, उसमें टोटल लॉकडाउन एनफोर्स कर दिया गया था और किसी भी प्रकार का सड़कों पे मूवमेंट और बाहर निकलना सर्वथा प्रतिबंधित था, और इसलिए उसको एनफोर्स करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। इस बार का जो लॉकडाउन था वो पिछले वाले से डिफरेंट था। इसको एक नाम दिया गया था कोरोना कर्फ्यू, और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ अलाउड थी। तो बहुत बड़ी संख्या में हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स बाहर जा रहे थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुके। और ये एक बड़ा अचीवमेंट भी है कि हमने इस लॉकडाउन को एनफोर्स भी किया, और करीब 1.5-2 लाख वर्कर्स प्रतिदिन फैक्ट्रीज़ में जाते रहे। कोई फैक्ट्री एक दिन भी हमारी बंद नहीं हुई। साथ साथ हमारा जो ट्रांसपोर्ट का कारोबार था वो हमने बंद नहीं होने दिया। एसेंशियल सर्विसेज हमारी चलती रहीं। एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह था कि बहुत बड़ी संख्या में मरीज़ और उनके परिजन हॉस्पिटल्स जा रहे थे। छोटे बड़े मिला के इंदौर में 150 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, और इनके अगर हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ और वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, अगर उसको देखें तो 25-30 हज़ार की संख्या वे होती है जो रेगुलर कम्यूटर्स हैं। और एट एनी गिवन टाइम 15,000 के करीब कोविड पेशेंट्स ही डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भर्ती थे, अपार्ट फ्रॉम अन्य डिजीज़ से जो भर्ती थे। वे और उनके परिजन भी सतत रूप से हॉस्पिटल्स जा रहे थे, आ रहे थे। तो उनको सबको चेक करना और उनको कोई विलंब ना हो, अनावश्यक उनको किसी चेक पॉइंट पर रुकना ना पड़े, ये एक ऐसा डेलिकेट काम था कि जिसमें सख्ती भी लगती थी, मानवीयता भी लगती थी, प्रोफेशनल फाइनेंस लगती थी। मुझे संतोष है कि हमारे स्टाफ ने इस करीब 70 दिन के अरसे में बहुत अच्छे से इस ड्यूटी को परफॉर्म किया, और कहीं ऐसा अवसर नहीं आया कि किसी को अनावश्यक विलंब हुआ हो या किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई हो। ये भी सही है कि हमने करीब 16-17 हज़ार लोगों को जो अनावश्यक रूप से घूम रहे थे उनको डिटेन किया। उनके विरुद्ध हमने 151 सीआरपीसी में कार्रवाई भी की। बड़ी संख्या में 188 के तहत भी कार्रवाइयाँ की गईं, जो कि 144 का ऑर्डर का वायलेशन कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी हमने ये इंश्योर किया कि हमारे शहर के नागरिकों को मिनिमम कष्ट हो। और हमने पहले दिन से हमारा जो उद्देश्य था कि हमारा युद्ध कोरोना से है, और इसमें शहर के नागरिकों को हम भागीदार बनाएंगे तो ये ज़्यादा सहज होगा, ज़्यादा सुलभ होगा, और वास्तविक रूप से हम उनके हित के लिए, उनके बेहतरी के लिए हैं। ये भाव अंदर तक गया और नागरिकों का हमें प्रचुर सहयोग मिला। ये भी एक संतोष का विषय है। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट जो कमेटी होती है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। अभी हम इस पैंडमिक के समय में हमने बड़ा सुना जिला क्राइसिस मैनेजमेंट का। इसमें ज़्यादातर हम एडमिनिस्ट्रेटर या जो डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, उन्हीं के वही लोग सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, या उसके बिसाइड पुलिस का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है जिला क्राइसिस मैनेजमेंट में, कि किस तरह के डिसीजन लिए जाएंगे, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए? देखिए, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में जनप्रतिनिधि, माननीय मंत्रीगण,
माननीय सांसद, माननीय विधायक एवं अन्य गणमान्य लोग रहते हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस के जो सीनियर सुपरिटेंडेंट हैं, डीआईजी इंदौर, वे इसके पार्ट होते हैं। और जो भी उसमें डिसीजन लिए जाते हैं वो आपस में चर्चा करने के उपरांत हर स्थिति के प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद लिए जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी डिसीजन वन साइडेड हो जाए, ये तो सबके सहमति से ही होता है और उसके ऊपर चर्चा भी गहन होती है, तदुपरांत ही डिसीजन लिया जाता है। सभी डिसीजंस में लगभग हमारी एकमतता रही है और उसके बाद ही हम इसको लाए हैं, तभी हमारे ये कोरोना कर्फ्यू का इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल हुआ है। और इतने बड़े पैमाने पर संक्रमण होने के बाद भी हम उसके चेन को तोड़ पाए और बहुत अधिक प्राणों को बचाया भी। इंदौर में और इंदौर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में क्या डिफरेंस था कि इंदौर को लेके पुलिस की कोई अलग नीति थी या ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर अलग थी, ये क्या डिसाइड हुआ था? किस तरह का बैलेंस आपने किया ग्रामीण और इंदौर को लेकर? देखिए, जब ये संक्रमण की शुरुआत हुई थी तब ये जो इन्फेक्शन था पेंडेमिक का, ये शहर में ज़्यादा था। उसका एक कारण ये था कि यहाँ की डेंसली पॉपुलेटेड एरिया और फिर बाहर से भी बहुत बड़ी संख्या में मरीज़ ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आते थे। और लेकिन हम दृष्टि रख रहे थे कि देहात की क्या स्थिति है, ग्रामीण क्षेत्र की। शुरुआत में ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण बहुत अधिक नहीं था, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब हमने देखा कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये संक्रमण बढ़ रहा है। और फिर उसी पैमाने पे सारी कार्रवाइयाँ ग्रामीण क्षेत्र में भी की गई जो कि शहरी क्षेत्र में की जा रही थी, जैसे कंटेनमेंट जोन बनाना, कोविड कंटेनमेंट सेंटर जो सीसीसी बनाए जाते हैं वे बनाना, दवाओं का वितरण, मास एजुकेशन, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए लोगों को प्रेरित करना। तो वे सभी गाँव में भी हमने उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। और ज़्यादा संतोष का विषय यह है कि गांव से ये संक्रमण जल्दी हम उसको हटा पाए बनिस्बत शहर के। एक दूसरा सब बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पुलिस 24 घंटे वैसे भी काम करती, लेकिन कोरोना काल में आपको 24 घंटे काम करना पड़ा। तो एज ए टीम लीडर, इंदौर पुलिस के आप लीडर हैं, आपकी पूरी टीम है, तो इतने टफ टाइम में आपने स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए आपने क्या स्पेशल किया, या जिससे कि वो लोग मोटिवेट हों या निरंतर काम करते रहें? ये बिल्कुल आपका कहना सही है कि पुलिस की ड्यूटी इस वक्त बहुत बढ़ गई थी। और क्योंकि नॉर्मल क्राइम तो था ही, उसके साथ साथ इस कोरोना कर्फ्यू को इम्प्लीमेंट करना, कोरोना रिलेटेड बहुत सारी ड्यूटीज़ थी। लॉकडाउन का पालन कराना, उसको सख्ती से एनफोर्स करना, तो इसमें एक टफ टाइम था और मोटिवेशन की आवश्यकता थी। तो लेकिन मैं इसको बिल्कुल संतोष के साथ कहूँगा कि हमारा स्टाफ दे रोज टू द ओकेज़न एंड परफॉर्म्ड एक्सीलेंटली। इसमें 2-3 बातें थी। पहला तो बिंदु ये था कि हमारा बड़े पैमाने पे हमारे स्टाफ का वैक्सीनेशन हो गया था। लगभग पहली डोज तो 90% प्लस लोगों को लग चुकी थी और 80% के करीब सेकेंड डोज भी लोगों को लग गई थी। ये भी देखने में आया कि इस 2 वैक्सीन्स लगने के बाद यदि हमारा पुलिस का ऑफिसर इन्फेक्ट हो भी रहा था तो इतना स्थिति गंभीर नहीं हो रही थी, मतलब फेटेलिटीज़ नहीं थी। हॉस्पिटल्स में कई बार ऐसे समय आया जब हॉस्पिटल बेड की क्रिटिकलिटी थी, लेकिन हमने ये देखा कि एक आत्मबल था कि एक तरह का हमारे स्टाफ के पास में एक कवच है। लेकिन उसके बाद भी हमने एहतियात पूरे बरते। अपने स्टाफ के लिए हमने एक महत्वपूर्ण ये था कि कई थानों में हमने स्टीम की व्यवस्था की थी, लगभग सभी थानों में। तो ये जो नॉर्मल स्टीम थेरेपी है वो देते थे। कुछ जगह तो बड़े प्लांट टाइप का ही लगा दिया गया था कि जिससे बहुत सारी स्टीम आती थी और वो ड्यूटी के पहले और बाद में, और दिन में भी कभी ऐसा लगे कि संक्रमण ज़्यादा है तो वो स्टीम लेते थे, क्योंकि ये पैरानेजल कैविटी में इसका वायरस का होना बताया गया था डॉक्टर्स द्वारा। साथ ही साथ गर्म पानी और उसके साथ जो काढ़ा है वो तो पीते ही थे। जो प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन्स थी उनका भी प्रचुर मात्रा में उपयोग वे करते ही रहे। अच्छी बात ये थी कि दे वर ऑल अवेयर और कोविड प्रोटोकॉल का पालन सभी ने किया। और अच्छी बात ये थी कि उनके परिजनों से भी उन्होंने करवाया। मतलब दे वर बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मास डिसेमिनेशन, कि हमारे स्टाफ ने, उनके परिजनों ने
इसको कोविड प्रोटोकॉल को सीरियसली लेना और उसको फॉलो करने में स्वयं भी किया और जो मिलने जुलने वाले थे उनसे भी कराया, तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। उनका जहाँ तक मॉरल बूस्टिंग का प्रश्न था, हमने ये एक हॉस्पिटल भी यहाँ बनाया था जो हमारा पुलिस हॉस्पिटल है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि विद इन 48 आवर्स हम 16 बेडेड ऑक्सीजन सप्लाई का हॉस्पिटल रेडी कर पाए। उसमें हमारी बटालियंस के पुलिस की जो बटालियंस हैं यहाँ पे स्पेशल आर्म फोर्सेस की, उनका स्टाफ भी आता और हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के थे। करीब करीब 200 लोगों को हमने इमीडिएट ऑक्सीजन प्रोवाइड करा करके और मतलब पुलिस के स्टाफ के और उनके परिजनों के, और उनको लगभग प्राण रक्षा की है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था जिसको कि उनके कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर था। साथ ही साथ एक अच्छी बात ये थी कि हमारा सारा ऑफिसर्स जो थे दे वर लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहां हमारे ऑफिसर्स ना हो। वो सतत रूप से मूवमेंट में थे, दिन भर शहर में, चाहे गर्मी हो कैसा मौसम हो, क्योंकि मोस्टली ये मूवमेंट दिन में ही रहता था। तो वे हर चौराहे पे मुझे ऑफिसर्स मिलते रहे, हमारे सारे टीआईज, सीएसपीज, एडिशनल एसपीज, एसपीज, दे वर ऑल इन मोशन। तो स्टाफ को कभी ये नहीं लगा कि वो अकेले हैं, एंड दैट वाज अ गुड थिंग। अनियमित वर्षा के कारण बाढ़ कहीं भी कभी भी आ सकती है, तो तैयार रहना अच्छा है। बाढ़ की चेतावनी का ध्यान रखें, रेडियो सुने, टीवी देखें, अखबार पढ़ें। केवल अधिकारियों द्वारा दी गई चेतावनी पर विश्वास करें। फोन बैटरी को बचाने के लिए एसएमएस का उपयोग करें। अपनी आपातकालीन किट तैयार रखें। एक प्राथमिक चिकित्सा का बक्सा, मजबूत रस्सियां, लालटेन, बैटरी संचालित टॉर्च और अतिरिक्त बैटरी, ताजे पानी और सूखे भोजन का अतिरिक्त सामान, मोमबत्तियां, माचिस और कैरोसिन। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एक जल रोधक थैले में रखें। पशुओं की रस्सियां खोलें। सुरक्षित ऊंचा स्थान या सेफ शेल्टर निर्धारित करके रखें। तैयारी में ही समझदारी। बाढ़ का पानी अपने पीछे कई छिपे हुए खतरे छोड़ जाता है। सतर्क रहना जरूरी है। घर वापस केवल आधिकारिक घोषणा के बाद ही जाएं। सभी बिजली के उपकरणों की जांच करें। पानी और सीवर लाइनों की भी जांच करें। बाढ़ के फिसलन वाले मलबे और चुभने वाली वस्तुओं से बचकर चलें। टूटे हुए बिजली के खंभों और तारों से सावधान रहें। मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। उबला हुआ या क्लोरीन युक्त पानी ही पिएं। बाढ़ के संपर्क में आए खाद्य पदार्थों को न खाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने न दें। यदि आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं तो अवश्य करें। तैयारी में ही समझदारी। आया है, डिफरेंट कार्यप्रणाली हुई है। तो पुलिस डिपार्टमेंट में कोरोना इस पैंडेमिक के पहले और इसके बाद क्या मेजर डिफरेंसेस हैं पुलिस की कार्यप्रणाली में आए या आपके दैनिक कार्यों में? क्या क्या चेंजेस, मेजर चेंजेस पुलिसिंग में आए हैं, वो हम जानना चाहेंगे। मेजर चेंज तो एक ये है कि दे हैव बिकम मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर ओन हेल्थ एंड द हेल्थ ऑफ देयर फैमिलीज एंड सोसाइटी एट लार्ज। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ कुछ माननीय न्यायालय के निर्णय हैं जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी वर्णित हैं। जैसे एक जजमेंट है अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट का, इसमें जो अरेस्ट का पैरामीटर्स हैं वो चेंज किए गए हैं और उसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन सभी थानों पे किया गया है और उससे हमारे थानों पे अनावश्यक डिटेंशन बढ़ा है। इवन जेल्स में जो कंजेशन हो रहा था वो भी कम हुआ है। तो इससे एक पब्लिक कॉन्फिडेंस भी निर्मित हुआ है और साथ ही साथ हमारे वर्किंग भी सुचारू हुई है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एक टीम स्पिरिट भी हमारे पुलिस में देखने में आई है कि
now they have come to realize that they can achieve the critical tasks. तो वो ऐसे गोल्स जो कि सामान्यतः कठिन लगते हैं, पर एज अ टीम उन्होंने परफॉर्म किया और उसको अचीव किया, तो ये एक पॉजिटिव पैरामीटर है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो पिछले पेंडेमिक और इस वाले में दोनों में सामने आई कि पुलिस की अप्रूवल रेटिंग पब्लिक में बहुत बड़ी है। मतलब नॉर्मली पुलिस की, इंडियन पुलिस के बारे में एक नेगेटिव अवधारणा रहती रही है। वो उसके बहुत सारे कारण हैं, ऐतिहासिक भी हैं, औपनिवेशिक जो परिदृश्य था कि इट वाज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉलोनियल ऑपरेशन, वो उस वक्त चला आता था, वो एक कॉलोनियल लेगेसी लिंगर ऑन करती रही। लेकिन अब ये डेमोक्रेटिक सेटअप में हमारी पुलिस ने जब इतना पब्लिक की हेल्प के लिए आगे बढ़ के काम किया, तो मैंने देखा कि पुलिस की अप्रूवल रेटिंग बढ़ी। इसको सब समाज के सभी वर्गों ने इसको एक्सेप्ट किया। मतलब पहले अगर इतना लंबा लॉकडाउन कभी होता तो शायद पब्लिक एक्सेप्टेंस नहीं होता, लेकिन इस बार पुलिस की जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एक्शंस थे उनको भी लोगों ने लाइक किया और बल्कि उसकी हिमायत में खड़े हुए। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि समाज में और पुलिस के बीच में एक सामंजस्य भी स्थापित हुआ। एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, अगर मान लो कहीं कुछ घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो सीधे लोग पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हैं, पुलिस की तरफ जाते हैं, 100 डायल करते हैं। जितना जल्दी कोशिश हो कि पुलिस वहाँ पहुँचे और कुछ माहौल में रिलैक्सेशन आए, तो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो संक्रमण का खतरा पुलिस को है। तो इन चीज़ों में कोई चेंज हुआ है कि कोई FIR दर्ज करने में या कहीं भीड़ उपद्रव हो रहा है, तो उसमें कोई चेंज हुआ है सर संक्रमण के बाद से, ये कोरोना के आने के बाद से? जी हाँ, पुलिस के स्टाफ आपने देखा होगा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन बड़ी गंभीरता से कर रहे हैं जी। जैसे कि फेस मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइज़र, ये तो वे सतत रूप से उपयोग कर ही रहे हैं। जब इंटेरोगेशन भी करना होता है तो लगभग सभी थानों में एक ऐसा उन्होंने कक्ष से बना रखे हैं जिसमें एक कांच का बीच में पार्टीशन कर देते हैं, तो क्लोज कांटेक्ट नहीं हो पाता है। और ये एक इसमें सी चेंज है। लेकिन आप इस बात को महसूस करेंगे कि पुलिस का काम जनसंपर्क के बगैर हो नहीं सकता। ये टू मैन कांटेक्ट होना स्वाभाविक है। और इसमें ये भी सच है कि संक्रमण का खतरा निश्चित रूप से है, और इसको लेकिन बचने के सारे एहतियात पुलिस के ऑफिसर्स उठा रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है। डिजिटल ज़माना अब डिजिटल हो गया है। हम बहुत सारी चीज़ें पहले इंटरनेट पे देखते हैं, हर प्रोफेशन में या हर किसी फील्ड में लोग डिजिटल हो रहे हैं। हम हर जगह फेसबुक पे या हर सोशल साइट्स पर देखते हैं। तो इंदौर पुलिस का सोशल मीडिया व उस पर प्रचार प्रसार के लिए क्या विजन है सर? देखिए, मैंने अर्ज़ किया था कि पुलिसिंग इज़ बेसिकली सोशल कॉन्शियस इन एक्शन। सामाजिक अंतश्चेतना जब मूर्त स्वरूप लेती है, जब कार्य की तरफ बढ़ती है, तो उसको वो पुलिस बनती है। मूलतः मैंने यूनिफॉर्म पहनी है, आपने नहीं पहनी, लेकिन हम एक सोशल कॉन्शियस को, सामाजिक अंतश्चेतना को, सामाजिक विवेक को प्रतिपादित करते हैं। हम उसके ही अनुसार काम करते हैं। और इसमें डेमोक्रेटिक सेटअप में ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन बड़े पैमाने पे हो, ताकि सही बात हम अपने नागरिकों तक पहुंचा सकें और उनका सहयोग ले सकें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें इंदौर पुलिस अग्रणी है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। हमारे लगभग सभी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे हम जो सही इन्फॉर्मेशन है डिसेमिनेट करते हैं। फेसबुक, ट्विटर पे टाइम टू टाइम हम राइट प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत कर देते हैं, और पर्सनल लेवल पे भी इसको मॉनिटर करते हैं। हालांकि इसमें ये आवश्यक है कि सोशल मीडिया की हैंडलिंग के लिए एक फाइनेंस लगती है, एक जागरूकता लगती है। संतोष का विषय है कि हमारे स्टाफ को ये जानकारी है और सही इन्फॉर्मेशन हम पब्लिक तक पहुंचा पाते हैं। सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, और आज की तारीख में ये इन थिंग है। और कोई भी चीज़ बहुत जल्दी वायरल होती है और उसका समाज पे सही कई प्रकार का प्रभाव भी पड़ता है। तो सही परिप्रेक्ष्य में सही चीज़ जब तक सोसाइटी में नहीं जाएगी,
तब तक पब्लिक का सहयोग नहीं मिल पाएगा। एक संतोष का विषय ये है कि ये जो 144 का ऑर्डर्स हमारे यहाँ हुए और इसका इम्प्लीमेंटेशन था, मैंने देखा कि विद इन अ फ्यू आवर्स पूरे शहर में उसका सही तौर पे उसका प्रचार हो जाता था और लोगों को जानकारी हो जाती थी कौन सी चीज़ें प्रतिबंधित हैं, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, तो उसका पालन वे स्वयं करते थे। और दूसरा, मेडिसिन्स के बारे में जो एक भ्रांतियाँ, वैक्सीनेशन के बारे में जो एक दुष्प्रचार चला, उसको भी, उस चेन को भी बहुत अच्छी तरह से हमने सोशल मीडिया के जरिए से ब्रेक कर दिया और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद हैं डीआईजी इंदौर मनीष कपूरिया सर। सर, दवाइयों की आपने बात की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी से कहीं ना कहीं हम लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, इंजेक्शंस की मारामारी थी, तो वहाँ पर सर उस समय जब मैंने कई बार खबरें पढ़ी कि बाहर से, अदर स्टेट से सिलेंडर्स ला रहे हैं या एयरलिफ्ट किया गया कुछ टैबलेट्स को, इंजेक्शंस को, उस समय पुलिस की क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे एक आम आदमी तक ये बेसिक नीड पहुँचे, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी थी इंदौर पुलिस की? बहुत ही क्रिटिकल स्थिति थी उस वक्त, लेकिन आप इसको रियलाइज़ करेंगे कि 1 महीने के छोटे से पीरियड में हमने अपना ऑक्सीजन प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट 5 गुना बढ़ा दिया था जी। करीब करीब 130 टन ऑक्सीजन प्रदेश में लगती थी जी। ये लॉकडाउन के पहले की बात है और जब वो पीक पे था तब 680 टन के आसपास ऑक्सीजन हमारे यहाँ आ रही थी। इंदौर अकेले में ही 130 टन से ऊपर ऑक्सीजन हम यूज़ कर रहे थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट है जिसको कि जैसे वक्त के साथ मेमोरी फेड होती है तो वो उस अचीवमेंट को पीछे छूट गया, लेकिन एक बहुत छोटे अरसे में हमने इतने बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन प्राप्त की और उसको सही उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये एक बहुत अनुकरणीय चीज़ है। इसके लिए पुलिस ने तो अपने स्तर पे जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो वहाँ से टैंकर्स आ रहे थे उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाना एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उनको जहाँ से पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेकर के उसके जहाँ इख्तिदाम था, जहाँ उसकी पहुँचना था, वहाँ तक हमारा स्टाफ साथ ही साथ टैंकर्स के चलता था। उसमें टैंकर में बैठ के या आगे पीछे गाड़ियाँ लगा करके और बगैर किसी हैसल के वो वहाँ पहुँच जाए अपने मंजिल तक, ये हम सुनिश्चित करते थे। साथ ही साथ जो सिलेंडर फिलिंग प्लांट्स थे वहाँ पे भी बहुत स्ट्रीमलाइन उसको कर दिया था कि अच्छी व्यवस्था थी। सतत रूप से राउंड द क्लॉक हमारा स्टाफ वहाँ लगा रहा और किसी प्रकार का हादसा या कोई दुर्घटना नहीं हुई, ना ही कोई क्राइम वहाँ घट सका। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है और इस पे हमें बहुत संतोष है। फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर आप पूरे समय मोर्चे पर रहे, अपनी ड्यूटी पर रहे, आपका पूरा स्टाफ ड्यूटी पर रहा। सबसे टफेस्ट सिचुएशन इन दोनों लहर में या इन दोनों वेव्स में जो सबसे टफेस्ट सिचुएशन थी, जहां आपको लगा कि मतलब जो बताना चाहिए, हम लोगों को जानना चाहिए कि कैसे वो टफेस्ट सिचुएशन आपके सामने थी और आपने उससे पार पाया हो? देखिए, दोनों लेयर्स जो वेव्स थी कोविड की, उसमें स्लाइटली डिफरेंट सिनारियो था। पिछली वाली वेव में बहुत बड़ी संख्या में ये जो हमारा लेबर था, जो वर्कफोर्स था, वो माइग्रेट कर रहा था अपने अपने होम टाउन्स के लिए। और चूंकि साधन ट्रांसपोर्टेशन के नहीं थे तो वे पैदल चले आ रहे थे या साइकिल्स पे या कई अन्य साधन जो कि उपलब्ध तत्समय हो सके, उनके लिए पुलिस ने आउट ऑफ द वे जाके और भोजन, ट्रांसपोर्ट, कपड़े, मेडिसिन, जूते, चप्पल, आश्रय प्रोवाइड कराया। और ये एक इट गोज़ विदाउट सेइंग के दैट वाज बियॉन्ड द लाइन ऑफ ड्यूटी। लेकिन मैंने व्यक्तिगत देखा कि हमारे स्टाफ ने अपने घरों से भी खाना बनवा करके और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जो कि माइग्रेंट वर्कर्स थे। तो ये एक हमारे पूरे भारत की जो एक इंटीग्रिटी है उसको प्रदर्शित करता है कि उसमें कोई वर्ग नहीं देखा गया, कोई भाषा नहीं देखी गई, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। मतलब ये था कि अपना भारतवासी है और उसकी मदद करनी है, ये भाव हमारे वर्दीधारियों में था और बहुत ही अच्छा काम उस समय हुआ।
सेकेंड वेव में बेसिक डिफरेंस ये था कि मोर्टेलिटी फिगर बहुत ज़्यादा था, मतलब संक्रमण बहुत बड़े पैमाने पे था और दवाइयों की क्रिटिकलिटी थी। एक टाइम ऐसा था जब हम रात में ये स्थिति रहती थी कि 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है और टैंकर कहाँ रह गया, उसको कैसे लाना है और सिलेंडर्स की कैसे व्यवस्था करें, ऑक्सीजन के फ्लो को हम किस तरह से उसकी रेशनिंग करें कि जितना हमारे पास उपलब्ध है उससे हम मैक्सिमम लाइफ सेव कर सकें। और हॉस्पिटल्स में चूंकि सब लोग शॉर्ट फ्यूज पे थे, ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस में हमारे डॉक्टर्स जिन्होंने की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस किया है, नतमस्तक हो जाएं हम पैरामेडिक स्टाफ और हमारे डॉक्टर्स के लिए कि उन्होंने फ्रंट लाइन तो रियल वो हैं, मतलब मैं उनके आगे अपने आप को और हमारे स्टाफ को, वी आर बेसिकली द सेकेंड लाइन। रियल टाइम फर्स्ट लाइन पे तो हमारे डॉक्टर्स और हमारे पैरामेडिक्स लगे थे जो कि कोविड वार्ड्स में उन पेशेंट्स की लिए उनकी सेवा कर रहे थे। पर होता यह था कि कई बार नाइत्तेफाकी होती थी, कुछ गलत स्थितियां उत्पन्न होती थी डॉक्टर्स के साथ, पेशेंट्स का, उनके परिजनों का विवाद होता था। उसको कूल हेड से उसको सॉर्ट आउट करना कि कहीं कोई बड़ा दिक्कत ना आए, ये भी हमारे स्टाफ ने किया और ये एक संतोष का विषय है कि कोई ऐसी घटना हमारे यहाँ नहीं घटी। बहुत बच्चे स्पेशली कॉलेज, स्कूल और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे 2 साल से घर पर हैं, उनकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। उन्हीं का प्रश्न है कि मैं आपसे ज़रूर पूछूं कि बहुत सारे बच्चे पुलिसिंग में जाना चाहते हैं, आपकी तरह आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन ये बड़ा टफ टाइम है, वो नहीं अपने टीचर से मिल पा रहे हैं, तो वो कैसे मोटिवेट हों और पुलिसिंग में आए और कैसे वो क्या तैयारी करें जिससे कि वो भी आपके जैसे पद पर पहुंचे और देश सेवा करें? उनके लिए कोई मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज सर? देखिए, देश सेवा करने के लिए किसी पद या किसी ओहदे की आवश्यकता तो होती नहीं है। ये तो एक भावना है राष्ट्र के प्रति आपके समर्पण की, और जो जहाँ है और जिस ओहदे पे है वो वहीं से राष्ट्र सेवा कर सकता है। मेरा तो ये मानना कि एक ठेला चलाता हुआ व्यक्ति, ट्रक ड्राइवर या हमारे अन्य जो किसी कामों में लगे हुए व्यक्ति हैं, वे उतने ही पूजनीय और अनुकरणीय हैं जितने कि हमारे अन्य ओहदेदार हैं या पुलिस के स्टाफ में जो वर्दीधारी हैं। एक वर्दी का एक क्रेज़ और एक चार्म लोगों में है, नई जनरेशन में दिखता है। अच्छी बात भी है कि वे आएँ, स्वस्थ मानसिकता से आएँ। इसके लिए आवश्यकता यही है कि वे अपने आप को स्वस्थ रखें, निष्ठापूर्वक पढ़ाई करें, और इस कोविड काल में कुछ मानसिक तौर पे भी बच्चों में प्रॉब्लम्स आई हैं कि लॉकडाउन के कारण उनका नॉर्मल आउटलेट्स बंद हुए हैं, तो इसमें उनको स्वस्थ रहना आवश्यक है। फिजिकल एक्टिविटी घर के अंदर करते रहें, प्राणायाम करें और सतत प्रयास करें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आपका सर एक क्रिएटिव पार्ट भी है, हमने ऐसा सुना है कि आप लिखते भी हैं, तो मीडिया और पुलिस का बड़ा एक जैसे रिलेशन है। आप भी 24 घंटे ऑनलाइन ड्यूटी पे रहते हैं, मीडिया भी कहीं ना कहीं 24 घंटे लोगों तक खबरें पहुंचाने के लिए रहता है फ्रंट लाइन में। तो कोई आपने कुछ कविता लिखी हो या कुछ आप सुनाना चाहें जिससे कि मीडिया और पुलिस का रिलेशन भी कहीं ना कहीं रिलेट हो जाए? देखिए, वेदना मीडिया की और पुलिस की एट द एंड ऑफ द डे सेम रहती है। मैंने तो नहीं लिखा, अमीर कजलबाश का शेर है जी, कि तुम रास्ते में चुपचाप खड़े हो तो गए हो, तुम रास्ते में चुपचाप खड़े हो तो गए हो, किस किस को बताओगे कि घर क्यों नहीं जाते। मैं समझता हूँ कि रात को 3 बजे हमारा चौराहे पे खड़ा हुआ बैरियर लगा के एक जो पुलिसमैन है, और उसके बगल में ही हमारा कैमरा टाके हुए हमारा मीडिया का साथी, वो लगभग एक ही श्रेणी में आते हैं। और संतोष का विषय ये है कि एक अच्छा जुगलबंदी रही है और इससे एक पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी में गया है। दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद थे डीआईजी हिंदौर मनीष कपूरिया सर, जिन्होंने कोविड के कैसे अनलॉक के बाद कोरोना संक्रमण से पुलिस प्रोफेशनल में लोगों को मोटिवेट करना, किस तरह से तमाम सारी चीज़ें जो इंदौर पुलिस कर रही है उन सब के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। Thank you.